awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12. और आप मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो प्लीज़ एक बार वो वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली, राइट. तो इस वीडियो का जो बेस्ट पार्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना है, हमें पेपर भी देना, हमें पेपर में नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट भी करना है पेपर को, सो दैट यू कैन गेट. इसका वीडियो शुरू करते हैं. आज का जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है? क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइजेस 4.1 एंड द चैप्टर नेम इज द्विघात समीकरण. ठीक है, इससे पहले के 3 चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो आप मेरे चैनल पर पहले से देख सकते हैं. तो अभी आज के इस चैप्टर की बात करते हैं द्विघात समीकरण. ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? बहुपद. बहुपद हमने क्या पढ़े थे कि बहुपद क्या होते हैं हमारे पास, कि कोई भी एक इस तरह से अगर पद लिखे हैं, बहुत सारे पद अगर एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद. एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, और सारे के सारे किससे सेपरेट हैं? प्लस या माइनस साइन से. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है? बहुपद. अब अगर इसी बहुपद को हम इक्वेट कर दें, बराबर कर दें किसी वैल्यू के या फिर जीरो के, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण. ठीक है, समीकरण का मतलब क्या होता है कि दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? बराबर. तो वो क्या कहलाती है? हमारी समीकरण. ठीक है, अब द्विघात की बात करते हैं. द्विघात क्या होता है? द्वि प्लस घात. द्विघात किससे बना है? द्वि प्लस घात, यानी कि हमारे पास जिसकी घात जो है वो कितनी होगी? हमारी 2 होगी. वो क्या होगी? हमारी द्विघात समीकरण. ठीक है, ये तो थी चैप्टर की इंट्रोडक्शन. बट अब बात आती है कि द्विघात समीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ी और कैसे ये फॉर्मूला हमारे पास आया जो हम पढ़ेंगे अभी अपने सिलेबस में, वो सारी चीज़ समझते हैं. पहले सबसे पहली चीज़ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, सपोज़ कि हमें क्या करना था, हमें कोई भी एक पार्क बनाना है, रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी हमें आयताकार हमें जो है एक पार्क बनाना है. ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में हमें बस इतना पता है कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक दूसरे की आपस की क्या होंगी? दोगुनी होंगी. जो मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी? मेरी 2x, और लंबाई जो है वो मेरी कितनी होगी? x होगी. और जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल हमें पता है, सपोज इसका क्षेत्रफल कुछ भी है, हमें पता है इसका क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी होगी. तो कितनी होगी? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई. तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? 2x, बराबर किसके है? ये 220 के. तो यहाँ से क्या आ गया? 2x स्क्वायर बराबर 220. ठीक है, तो पहले, जब बहुत पहले की बातें हैं ये, जब पहले हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जब ये सब द्विघात समीकरण और फॉर्मूलेस हमारे पास नहीं थे, तो तब ये सब कुछ कैसे निकलते थे? फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का. ठीक है, तो यूक्लिड ने हमें एक रिजल्ट दिया, एक फॉर्मूला निकाल के दिया, जिसकी हेल्प से हम ये वाली सारी वैल्यूज़ निकाला करते थे. तो डेली लाइफ में हमें जहाँ पर भी इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द्विघात समीकरण. तो सबसे पहले हमें जो है वो यूक्लिड ने रिजल्ट निकाल के दिया, राइट. तो हमारे पास जो है वो 3 मैथमेटिशियंस थे. श्री ब्रह्माचार्य के रिजल्ट को, जो उन्होंने हमें द्विघात समीकरण का रिजल्ट दिया, उसको उन्होंने थोड़ा सा और अपना रिसर्च करके एक हमें उसका फॉर्मूला दे दिया, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, जो कि इन्होंने दिया हमें श्री धराचार्य. और फिर जो रिजल्ट है फाइनल, जो द्विघात समीकरण के सूत्र का जो मानक निकालना है, जो मान निकालना है, वो हमें रिजल्ट किसने दिया? भास्कर 2 ने. और ये सारे जो नाम है वो सारे के सारे नाम आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड हैं. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सारे के सारे नाम दिए हुए हैं. क्लियर? अब ये सब था कि हमें हिस्ट्री, कहाँ से ये आया फॉर्मूला,
ये कि हम अपनी डेली लाइफ में क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और हम अपने सिलेबस में क्यों पढ़ रहे हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि हम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं पहले उदाहरण की। पहले उदाहरण में क्या है हमारे पास, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गणितीय रूप में व्यक्त करने का क्या मतलब है कि हमें जो है अपनी समीकरण को, जो ये हमें ये दिया हुआ है कोई भी एक स्थिति, उस स्थिति को हमें किस में लिखना है, अपनी दिज्ञात समीकरण के रूप में। ठीक है, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ अपने क्वेश्चंस को दिज्ञात समीकरण के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। तो हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, राइट, तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर नंबर, आपका जो भी प्रश्न नंबर दिया हुआ है वही आप यहाँ पे उत्तर नंबर लिखेंगे। मान लीजिए उत्तर नंबर हमारा कितना है, ये 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना जॉन के पास जॉन की कंचों की संख्या, जॉन की कंचों की जो संख्या है, माना कि जॉन की कंचों की संख्या कितनी है हमारी, x। ठीक है, तो क्या मानेंगे सबसे पहले, माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर कितनी है, x है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, अतः जीवंती के कंचों की संख्या, क्योंकि अगर इसकी x है तो इसके पास, जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास जो है वो प्लस करके कितने होने चाहिए, 45 कंचे। मतलब अगर इसके पास 10 कंचे हैं तो इसके पास कितने होंगे, 45 माइनस 10 यानी कि 35 कंचे होंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। अब मुझे नंबर नहीं पता, मैंने अपना जो है वो कुछ भी वैल्यू मान ली, x a b c d, जो कुछ भी मान सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, मेरी x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। ठीक है, अब क्या है अगला स्टेप, अब वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या लाइन लिखेंगे, 5-5 कंचे खोने के बाद तो क्या लिखेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x माइनस 5। 5 कंचे खोने के बाद कितने हो जाएंगे, पहले x थे तो अब कितने हो जाएंगे, x माइनस 5। इसी तरह से अब क्या लिख सकते हैं, जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 40 माइनस x। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया हुआ हमें कि इन दोनों के पास अब कंचे खोने के बाद जो उनकी कंचों की संख्या का गुणनफल है वो कितना है, 124। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 5 गुना 40 माइनस x, ये किसके बराबर है, 124 के। ठीक है, अब इसको कैसे आगे करेंगे, x माइनस 5 गुना 40 माइनस x, ये किसके बराबर है, मेरा 124। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को किससे गुना करेंगे, 40 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40x। उसके बाद इस x को किससे गुना करेंगे, माइनस के x से, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब ये माइनस का 5 किससे गुना होगा, माइनस के x स्क्वायर से। एक एक बारी एक एक वैल्यू को उठाएंगे, उसको हम ब्रैकेट से गुना करते जाएंगे। ठीक है, माइनस के 5 को किससे गुना करेंगे, माइनस के 40 से, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 200। अब ये जो माइनस का 5 है ये किससे गुना होगा, माइनस के x से, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x, ये किसके बराबर आ गया, 124 के। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो सेम शक्ति वाली हैं उनको इकट्ठा करिए, जो बिना सेम शक्ति के हैं उनको इकट्ठा करके और आंसर। तो यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40x और 5x दोनों प्लस होके कितनी हो जाएंगी, 45x। ठीक है, अब ये माइनस का 200 और ये 124, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 200 और माइनस का 124 कितना बन गया, माइनस का 324 बराबर 0। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको लास्ट में क्या लिखना है, आंसर इज इक्वल टू जो आपकी ये वैल्यू आई है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0।
ठीक है। अब देखो ये समीकरण है इसलिए यहाँ बराबर में 0 बना, लेकिन जब हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे हमने यहाँ पे बराबर में 0 नहीं लिखा था, क्योंकि वो क्या था, हमारा बहुपद का चैप्टर था। ठीक है, समीकरण का मतलब ही यही होता है कि जब बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों आपस में बराबर हो जाए, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो वो बहुपद किस में बदल जाता है, समीकरण। ठीक है, देन सेकेंड उदाहरण, दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरे उदाहरण में उन्होंने बोला है जांच कीजिए कि निम्न दिग्व्यात समीकरण है या नहीं है। तो दिग्व्यात समीकरण क्या होती है, क्या बताया मैंने आपको, ऐसी समीकरण जिसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या हो, हमारी 2 हो, 2 के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो चाहे 3 हो, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। सपोज अगर इस तरह से है x³ + x² + 4, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी शक्ति कितनी है हमारे पास, 3। तो ये मेरी दिग्व्यात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो बड़ी शक्ति है वो कितनी है, 3। तो ये कौन सी है, त्रिज्ञात। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दिग्व्यात की, सबसे बड़ी शक्ति 2 होनी चाहिए। क्लियर, तो आप कैसे पता लगाएंगे इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस को हम पहले इनका हल निकालेंगे। क्या लिखेंगे पेपर में, अगर आता है तो पेपर में लिखेंगे सबसे पहले उत्तर नंबर सपोज हमारे पास क्या है इसका 2, तो यहाँ पर अगर पार्ट्स में आता है तो आपको पार्ट नंबर भी लिखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, x + 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि a + b का क्यूब बराबर किसके होता है, a³ + b³ 3a² + 3ab²। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस तरफ आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब। ठीक है, पूरे की घात जो है वो कितनी है, हमारी 3 है। तो ये वाला अगर हम लें, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, अतः बायां पक्ष जो बाईं तरफ है वो हमारे पास क्या है, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, x + 2 का क्यूब, वहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x + 2 की शक्ति 2 का घात 3। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, a कितना है मेरा x, यानी कि x³ + b कितना है मेरा 2, तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, घात 3 का मतलब क्या होता है कि इसी वैल्यू को 3 बार हमने गुना करना है। ठीक है, + 3a², a कितना है x का स्क्वायर, और b कितना है मेरा 2, गुना में 2 + 3a, a कितना है मेरा x और b कितना है मेरा 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना आ गया x³ + 8 + 3 दूनी 6, 6x² + 3 चौके 12x। ठीक है, सिंपल, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, x³ + 8 + 6x² + 12x। ये था बायां तरफ, दाईं तरफ क्या है, ये क्या है, x³ - 4। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, x³ से x³ हमारा कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो 8 और ये 4 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, इधर से कितना आ गया 6x² प्लस इधर से कितना आ गया मेरा 12x, और ये किसके बराबर है मेरा 0 के बराबर। तो अब आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी घात जो है वो कितनी है, इसकी 2 है। तो यानी कि हाँ, ये हमारा क्या है, दिग्व्यात समीकरण है। तो पेपर में आप क्या लिखेंगे कि अतः यह दिग्व्यात समीकरण है। ठीक है, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। ये बीच के स्टेप्स, अतः बायां पक्ष, ये फॉर्मूला, ये सिंबल्स दिस इम्प्लाइज के कि इसके बाद इससे ये रिजल्ट निकल रहा है और इससे हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 पर, जिसका पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपको सारे पार्ट्स में ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारे दिग्व्यात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसी का ही मैंने एक पार्ट लिया है, फोर्थ पार्ट, x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। कर क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे पेपर में, उत्तर,
ठीक है। और उत्तर नंबर जो भी आपका उत्तर नंबर है, जैसे अभी ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका पार्ट नंबर क्या है हमारा 4th पार्ट, राइट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने जो आपकी समीकरण दी हुई है उसको आपने दोबारा से लिखना है। क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी समीकरण दी हुई है उसको आपको यहाँ पे आपने अपनी आंसर शीट पे दोबारा से अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, ना ही हम दाईं तरफ अलग कर सकते ना बाईं तरफ, हमें दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम किसका साइन लगाएंगे, इस तरह का, ठीक। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, x को 2x से गुना करेंगे सबसे पहले, तो आंसर कितना आएगा 2x स्क्वायर। फिर इस x को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो आंसर कितना आएगा प्लस का x। अब बारी आती है इस माइनस के 3 की, ये माइनस का 3 किससे गुना होगा, 2x से। ध्यान रखना कि ये माइनस का 3 गुना हो रहा है, तो माइनस का 3 जब इससे गुना होगा तो आंसर कितना आएगा माइनस का 6x। अब ये माइनस का 3 किससे गुना होगा, इस 1 से, तो आंसर आएगा माइनस का 3 बराबर। अब ये x और x आपस में गुना होंगे यानी कि आंसर आएगा x स्क्वायर। अब ये x और 5 गुना होंगे आपस में, तो आंसर कितना आएगा प्लस का 5x, ठीक है। अब क्या करना है, जो सेम घात वाली हैं वो एक तरफ कर लेंगे और जो अलग हैं वो अलग एक तरफ कर लेंगे। ये x स्क्वायर इधर प्लस में है, तो जब बाईं तरफ आएगा तो बाईं तरफ आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से बच क्या गया, प्लस का x माइनस का 6x और ये प्लस का 5x। ये प्लस का 5x भी इसके साथ प्लस माइनस हो सकता है इन दोनों के साथ, क्योंकि इनकी घात बराबर है। तो ये प्लस का 5x जब इधर आ जाएगा माइनस का x बनेगा। उसके बाद क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 3 बराबर 0। 0 क्यों आया इधर, क्योंकि इसको भी हम इधर ले आए हैं और इसको भी हम इधर ले आए हैं, तो लास्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि बराबर में क्या बच गया 0, ठीक है। देन 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। x में से 6x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ किसका साइन है, माइनस का। देन माइनस के 5x में माइनस का 5x करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 10x और ये माइनस का 3 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। ये आंसर नहीं है मेरा, आंसर क्या है मेरा, मुझे बताना है कि मेरा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या दिख रहा है आपको, इसकी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात समीकरण की 2 है, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में जरूर लिखने हैं, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। प्रश्न नंबर 2 पार्ट 2, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड कितना है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक मतलब जो भी हमारे पास कैसे होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी, धनात्मक, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली है उन्होंने, क्रमागत। क्रमागत का क्या मतलब हुआ, एक के बाद एक, मतलब अगर पहली वैल्यू 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी मेरी 3। तो इसी तरह से हम मानेंगे कि माना जो मेरी पहली संख्या है वो मेरी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है मेरी, माना कि वो है मेरी x, तो मेरी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरा x + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे पेपर में कि दिया गया है, क्या दिया गया है हमें कि दोनों का जो गुणनखंड है वो कितना है मेरा 306। दोनों संख्याओं का गुणनखंड जो है वो 306 है, यानी कि x को किससे गुना करेंगे, x + 1 से, तो आंसर कितना आएगा मेरा 306, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि अब ये तो हमारे पास क्या आई, एक समीकरण आई, लेकिन समीकरण को हमें पूरा खोल के लिखना है गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में मतलब कि हर एक पद जो है वो अलग अलग लिखा हुआ हो, ठीक है। तो x को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर। इस x को 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का x बराबर 306, ठीक है जी। अब ये 306 इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा,
माइनस का, तो माइनस का 306 बराबर मेरा कितना हो गया 0। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो लास्ट में आप पेपर में इस तरह से लिखेंगे आंसर बराबर x² + x माइनस 306 किसके बराबर है मेरा 0 के बराबर। ठीक है जी। देन सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब अगर मुझे रोहन की आयु पता होगी तभी तो हम उसकी माँ की आयु निकाल पाएंगे, क्योंकि वही तो उससे 26 साल बड़ी है। तो कैसे लिखेंगे पेपर में लिखेंगे उत्तर नंबर क्या है सेकंड का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु बराबर है x वर्ष। ये लिखना जरूरी है, वर्ष, खाली x नहीं मानना, उसकी आयु मान रहे हैं तो आयु वर्ष में होगी, तो साथ में वर्ष हमने जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसकी माँ की आयु, अतः उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि x + 26 वर्ष। ठीक है, अगला क्या बोला उन्होंने, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 306। तो क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी। अगर आज आपकी आयु 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी 13 होगी। कैसे निकाला, 10 में 3 प्लस करके। तो ऐसे ही हम यहाँ निकलेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी मेरी x + 3। और इसी तरह से उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु हो जाएगी मेरी x + 26 + 3, यानी कि कितना हो गया x + 29 वर्ष। ठीक है, इसकी भी क्या होगी x + 3 वर्ष। समझ में आई बात। अगला क्या बोला उन्होंने, गुणनफल कितना हो जाएगा उनका 360। तो इनका अगर हम गुणनखंड करें, गुणनफल निकालें, तो गुणनफल कितना, कैसे निकलेगा इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास x + 3 गुना x + 29 किसके बराबर आ जाएगा मेरा 306। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में गुना करेंगे, ब्रैकेट्स को, x को x से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा x², देन प्लस इस x को किससे गुना करेंगे 29 से, तो आंसर कितना आएगा 29x। फिर इस 3 को गुना करेंगे x से तो आंसर आएगा हमारा 3x। इस 3 को गुना करेंगे 29 से तो कितना आंसर आ गया +3 × 27, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ये किसके बराबर आ गया मेरा 306 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज x² प्लस सेम शक्ति वाली आपस में प्लस हो जाएंगी, 29 और 3 कितना हो गया मेरा 32x प्लस ये 87 और ये 306, इधर आके 306 माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 87 माइनस का 306 बराबर 0। इन दोनों को आप माइनस कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा इनका माइनस करके। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। जरूर लिखना पेपर में ये कि ये हमारे बन गए क्या, हमारी गणितीय रूप में व्यक्त हो गए। ठीक है जी। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको मेरी नए वीडियोस इसी तरह की न्यू वीडियोस आपको मिलती है। थैंक यू।